हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। इस वीडियो के माध्यम से जनरल नॉलेज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर व्याख्या के साथ देखने को मिलेंगे। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? साधारण शब्दों में भूकंप की तीव्रता का मापन करने वाले यंत्र के बारे में पूछा गया है। ए ऑप्शन है सीस्मोग्राफ के द्वारा, बी ऑप्शन है स्टेथोस्कोप के द्वारा, सी ऑप्शन है कोमोग्राफ के द्वारा और डी ऑप्शन है पेरिस्कोप के द्वारा। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो तो आपका हो जाएगा सीस्मोग्राफ, जो भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र होता है। और अगर भूकंप को स्केल पूछ लिया जाए कि कौन सी स्केल पे मापा जाता है, तो वो होता है रिएक्टर स्केल। ठीक है, तो दो क्वेश्चन जो है अलग अलग होते हैं। वो सीस्मोग्राफ यंत्र होता है और स्केल होता है रिएक्टर, तो ये याद रखिएगा। अब इसमें जो सेकंड ऑप्शन दिया है वो आपका दिया है स्टेथोस्कोप। अब ये क्या होता है? इसे साधारण शब्दों में आला भी कहते हैं। तो हृदय एवं फेफड़ों की आवाज सुनने का ये यंत्र होता है। काइमोग्राफ की अगर बात करें तो ये शरीर की क्रियाओं को ग्राफ करने या निरूपित करने वाला यंत्र होता है, जैसे रक्तचाप, हृदय की धड़कन इत्यादि। रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब पेरिस्कोप की बात करें तो पेरिस्कोप प्रकाश के परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करने वाला यंत्र होता है और इसका उपयोग पनडुब्बी में किया जाता है, सबमरीन में इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में आने पर जो चर या वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं वे क्या हैं? ए ऑप्शन है तरंग आवृत्ति एवं वेग, बी ऑप्शन है वेग और आवृत्ति, सी ऑप्शन है तरंग और आवृत्ति और डी ऑप्शन है तरंग और वेग। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। निर्यात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग, इसको इस तरह से लिखेंगे फॉर्मूला बेस पर, v इक्वल टू सी वी इन। ठीक है, और जो ये है ये होता है अपवर्तनांक। ठीक है, इसे म्यू बोलते हैं। अपवर्तनांक बढ़ने पर प्रकाश के वेग में कमी होती है। इसी प्रकार मध्यम बदलने पर तरंग दैर्घ्य में भी परिवर्तन होता है, लेकिन आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान नाम दिया गया। ए ऑप्शन है अरस्तु, बी ऑप्शन है लैमार्क, सी ऑप्शन है डार्विन, डी ऑप्शन है लीनियस। तो इसका जो डी बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जीव विज्ञान नाम लैमार्क ने दिया, डार्विन ने उत्तरजीविता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, कार्ल सलीनियस के द्विनाम पद्धति को प्रतिपादित किया, इन्हें वर्गिकी का पिता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम्स मूलतः होते हैं। ए ऑप्शन है शर्करा, बी ऑप्शन है प्रोटीन, सी ऑप्शन है वसा, डी ऑप्शन है विटामिन्स। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। यकृत प्रोटीन उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है। शरीर के अवयवों में प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप अन्य वस्तुओं के साथ साथ जल, CO2, नाइट्रोजनी पदार्थ, अमोनिया, यूरिक अम्ल इत्यादि प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि? ए ऑप्शन है वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं, बी ऑप्शन है वे अधिक देर तक बाहर घूमते रहते हैं, सी ऑप्शन है उसमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है और डी ऑप्शन उनमें साधारणतः कम चर्बी होती है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्णांधता रोग जीन पुरुषों के एक्स लिंक गुणसूत्रों में होते हैं। अधिकांश रोगों ने के जीन सुप्त होते हैं तथा इनके प्रभावी डोमिनेट सामान्य रोगहीन दशाएं स्थापित करते हैं। चूंकि पुरुषों में एक्स गुणसूत्र केवल एक तथा स्त्रियों में 2 होते हैं, इसलिए जब तक दोनों एक्स गुणसूत्र रोगग्रस्त नहीं हो जाते तब तक स्त्रियां केवल वाहक होती हैं, जबकि पुरुष माता या पिता किसी के रोगग्रस्त एक्स गुणसूत्र से प्रभावित होकर वर्णांध हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर विषाणु प्रभावित करता है। ए ऑप्शन है सॉफ्टवेयर को, बी ऑप्शन है हार्डवेयर को, सी ऑप्शन है कंप्यूटर भाषा को, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कंप्यूटर वायरस या कंप्यूटर विषाणु एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अपनी अनुलिपि कर सकता है और उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना एक कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है और उपयोगकर्ता को इसका पता भी नहीं चलता है। कंप्यूटर वायरस सॉफ्टवेयर को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणन के भार हैं? ए ऑप्शन है 14 गुणज भार के, बी ऑप्शन है 10 गुणज भार के, सी ऑप्शन है 16 गुणज भार के, डी ऑप्शन है 8 गुणज भार के। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के मापक गुणन जो हैं 16 गुणज भार के हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा आदि से उपलब्ध बांटों के तौल का अनुपात 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 160, 208, 320 था। इस प्रकार तौल की इकाई अगर पूछ ली जाए तो 16 के अनुपात में थी। अगला क्वेश्चन है, जंगल की देवी अरयानी का प्रमुख उल्लेख कहाँ पर है? तो ए ऑप्शन है ऋक संहिता में, बी ऑप्शन है अथर्ववेद में, सी ऑप्शन है आरण्यक ग्रंथों में, डी ऑप्शन है उपनिषदों में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। जंगल की देवी आरण्यानी या जैसे अरण्य होता है तो आरण्यानी, अरण्य मतलब वन होता है, तो अरण्यानी का प्रमुख उल्लेख ऋक संहिता में मिलता है। ये जंगल में रहने वाले पशुओं और पक्षियों की रक्षा करती बताई गई है। यह देवी अशून्य, अविभाज्य, अद्वितीय और अनंत बताई गई है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक नामक अधिकारी कौन हुआ करता था? ए ऑप्शन है चांदी तथा अन्य धातुओं का परीक्षक, बी ऑप्शन है गणिकाओं का अध्यक्ष, सी ऑप्शन है रंगमंच का प्रबंधक, डी ऑप्शन है सिक्कों का प्रबंधक। तो जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक नामक अधिकारी सिक्कों का परीक्षक हुआ करता था, जबकि टकसाल का अध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। जो टकसाल होती थी, टकसाल मतलब जहाँ पे नोट प्रिंटिंग होती थी, सिक्के बनते थे, उसको कहते थे लक्षणाध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, बीजक किसके वचनों का संग्रह है? ए ऑप्शन है गुरु नानक, बी ऑप्शन है बाबा फरीद, सी ऑप्शन है कबीर, डी ऑप्शन है रामानंद। तो ये ऑप्शन तो ना भी पढ़ते तब भी आपको पता होता। बीजक जो है कबीर जी के हैं। अब कबीर जी के बारे में अगर बात करें तो कबीर जी का जन्म 1398 ईस्वी में बनारस में हुआ था। उन्होंने हिंदू मुस्लिम धर्म में व्याप्त कुरीतियों का विरोध किया था। कबीर के दर्शन आधारित वचनों का संग्रह ही बीजक कहलाता है। और इसमें जो गुरु नानक जी दिए गए, इनका जन्म 1469 में हुआ था और ये गुजरावाला नामक स्थान पर हुआ था। ये एकेश्वरवादी नानक थे, ठीक है। इनका जो सिद्धांत था वो था एकेश्वरवादी। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और सिख संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? ए ऑप्शन है पंचमहल, बी ऑप्शन है दीवाने खास, सी ऑप्शन है जोधा भाई का महल, डी ऑप्शन है बुलंद दरवाजा। तो पंचमहल जो अकबर ने बनाया उसकी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है, आप सभी को पता है। इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। इसी को हवा महल भी कहते हैं। इसके निर्माण की प्रेरणा नालंदा के बौद्ध विहार से ली गई थी। इसका निर्माण हरम की महिलाओं को घूमने फिरने के लिए कराया गया था। जोधा माई का महल जो है अकबर का निवास स्थान था। ये फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा स्थापत्य है। दीवाने खास में अकबर खास लोगों से ही मिलती थी। यह यहाँ से जो है न्याय होता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन है नील विद्रोह, बी ऑप्शन है संथाल विद्रोह, सी ऑप्शन है दक्कन दंगे, डी ऑप्शन है सिपाही विद्रोह। तो अब जो नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन दंगे, सिपाही विद्रोह, ये कब कब हुए इस हिसाब से इसे अरेंज करना है। तो आपको पता है कि संथाल विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 1855 में, 55 से 56 के दौरान हुआ था, ठीक है। फिर सिपाही विद्रोह जो हुआ, आप सभी लोग जानते हैं 1857 का जो रिवॉल्यूशन हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, उस समय हुआ था। नील विद्रोह हुआ 1860 में और दक्कन के दंगे हुए थे 1875 में।
तो इस तरह से आप अरेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले आएगा संथाल, फिर आएगा सिपाही, फिर आएगा नील, फिर आएगा दक्कन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। संथाल विद्रोह पहले हुआ, उसके बाद नील विद्रोह हुआ, वो सॉरी संथाल विद्रोह हुआ, फिर सिपाही सिपाही विद्रोह हुआ, फिर नील विद्रोह हुआ, उसके बाद दक्कन के दंगे हुए। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में नारियों की उच्च शिक्षा के इतिहास में कलकत्ता में मई 1849 में एक विद्यालय की स्थापना एक युगांतरकारी घटना थी। निम्नलिखित में से कौन इसका संस्थापक था? ए ऑप्शन है ऑजसन प्रेट, बी ऑप्शन है जे.ई.डी. बेथ्यून, सी ऑप्शन ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी ऑप्शन राजा वैद्यनाथ राय। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जे.ई.डी. बेथ्यून ने 1849 में कलकत्ता में विद्यालय की स्थापना की थी। स्त्रियों की शिक्षा के प्रसार के लिए प्राय सभी तत्कालीन सुधार आंदोलनों में प्रयत्न किया गया, लेकिन यह काम इनसे पहले ईसाइयों ने प्रारंभ किया। इस उनका उद्देश्य चाहे जो भी रहा हो, ईसाई धर्म प्रचारक पहले लोग थे जिन्होंने 1819 में कलकत्ता तरुण स्त्री सभा की स्थापना की थी। आगे चलकर शिक्षा परिषद के अध्यक्ष जे.ई.डी. बेथ्यून ने 1849 में एक बालिका विद्यालय स्थापित किया। स्त्री शिक्षा के प्रसार में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की देन महान थी। वे बंगाल के कम से कम 35 बालिका विद्यालयों से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वह कौन सा था? ए ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन 1906, बी ऑप्शन है सूरत अधिवेशन 1907, सी ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन 1917, डी ऑप्शन है अमृतसर अधिवेशन 1919। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने 1919 में अमृतसर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हो गई थी तथा कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी, जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की अगर बात करें तो डॉक्टर रासबिहारी घोष ने की थी। इससे ही कांग्रेस का जो विभाजन था वो हो गया था। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसमें स्वराज का पहली बार उल्लेख किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उन क्रांतिकारी या क्रांतिकारियों का नाम दीजिए जो 1825 के बाद सक्रिय रहे। ए ऑप्शन है अशफाक उल्लाह, बी ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, सी ऑप्शन है बटुकेश्वर दत्त, डी ऑप्शन है उक्त में से सभी। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड में अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई। बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के साथ मिलकर 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम फेंका। बटुकेश्वर दत्त 1925 के बाद तक भी सक्रिय रहे थे। तो ये थे आज के टॉप 15 क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को